नमस्कार। आज जिस विषय पर बात हो रही है वह है कार्यालयी हिंदी। कार्यालयी हिंदी का अभिप्राय उस हिंदी से है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों के दैनिक कार्यों में होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह हिंदी जिसका प्रयोग वाणिज्यिक, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में होता है, उस हिंदी को हम कार्यालयी या कामकाजी हिंदी कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और भाषा समाज के सदस्यों के बीच संपर्क और संवाद का माध्यम बनती है। बिना संपर्क और संवाद के कोई भी समाज जीवंत नहीं माना जा सकता, अर्थात बिना भाषा के किसी भी समाज का अस्तित्व संभव ही नहीं है। जिस तरह से मनुष्य को खाने के लिए अन्न चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है, उसी तरह आपस में संपर्क और संबंध बनाए रखने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा से ही मनुष्य अपना जीवन जो है वो सुगम बनाता है। वर्षों की यात्रा के पश्चात भाषा में निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं और भाषा का महत्व भी लगातार बढ़ता गया है। समाज के बीच संवाद संप्रेषण और संबंध स्थापन भाषा का प्राथमिक कार्य है, किंतु भाषा समाज की एक सीधी और सरल रेखा में चलने वाली इकाई नहीं है। समाज तथा इसके सदस्यों के अस्तित्व और चरित्र के अनेक आयाम होते हैं। इन सभी आयामों के संदर्भ में भाषा की विशिष्ट भूमिका होती है। भारत में विभिन्न भाषाओं में संवाद होता है। इन सभी भाषाओं की अपनी एक यात्रा रही है, लेकिन भारतीय समाज की संपर्क भाषा हिंदी ने जहाँ वैदिक संस्कृत से यात्रा करते हुए आधुनिक हिंदी का स्वरूप ग्रहण किया है, वह एक सामाजिक क्रिया का आधार है। समाज निरंतर अपने विकास के साथ साथ भाषाओं का भी विकास करता है। समाज में होने वाले परिवर्तन की तरह ही उसकी अपनी भाषा में भी कभी स्थिरता नहीं रही है। इसलिए निरंतर परिवर्तनों की धार पर चलकर हिंदी अपने अनेक रूपों के साथ वर्तमान में समाज के सम्मुख उपस्थित है। हिंदी की प्रयोजनीयता के आधार पर उसके विभिन्न रूप जो हैं वो इस तरह से गिनाए जा सकते हैं: साहित्यिक हिंदी, कार्यालय हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, विधिपरक हिंदी, जनसंचार के माध्यमों की हिंदी, वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, सामाजिक हिंदी। वैसे तो कार्यालयी हिंदी अपने आप में एक व्यापक अर्थ की अभिव्यक्ति रखता है। चूँकि साहित्यिक क्षेत्र हो अथवा व्यावसायिक पत्रकारिता का क्षेत्र हो अथवा विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों से संबंध जो कार्यालय हैं उनमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं एक तरह से कार्यालयी हिंदी का प्रयोग करते हैं। इसलिए कार्यालयी हिंदी अपने आप में व्यापक अर्थ की अभिव्यंजना रखती है। कार्यालयी हिंदी का अभिप्राय अगर स्पष्ट करना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। अलग अलग क्षेत्रों में भाषा का रूप बदलता है। दैनिक जीवन में मनुष्य अपने संप्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है वह मौखिक और बोलचाल की भाषा होती है। वैसे तो भाषा के प्रत्येक रूप में मानकता का निर्वाह होना आवश्यक है, लेकिन बोलचाल की भाषा में यदि मानकता का प्रयोग नहीं भी किया जाता तब भी वह सामाजिक जीवन में लगातार प्रयोग में अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त आधार रहती है। इसी तरह से सांस्कृतिक संदर्भ में भाषा का रूप लोकगीतों में जिस तरह से होता है वह मौखिक परंपरा के कारण मानकता का निर्वाह भले ही ना करती हो, लेकिन हमारी सांस्कृतिक अस्मिताओं को संजोए रखने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी तरह से साहित्यिक हिंदी का स्वरूप जहाँ अपनी परिनिष्ठता के कारण अपनी अलग पहचान रखता है, वहीं आंचलिक साहित्य में क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण साहित्यिक हिंदी एक नए रूप में भी हमारे सामने आती है। साहित्यिक हिंदी का रूप भी पूर्णतः निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान दौर में जो तकनीकी के आगमन के बाद जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में हिंदी का वर्चस्व तेजी से बढ़ने लगा है, तो जनसंचार के इन माध्यमों की हिंदी सामान्य बोलचाल के निकट महसूस होने लगी है, लेकिन मानकता की दृष्टि से वह भी निर्धारित मापदंड पर सही नहीं ठहरती।
इसका कारण है कि जनसंचार का मुख्य उद्देश्य समाज के विशाल वर्ग तक सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की सूचना को संप्रेषण करना है और भारत जैसे विशाल राष्ट्र में सरल और सुबोध भाषा के द्वारा ही विशाल जन समुदाय तक अभिव्यक्ति संभव हो सकती है। इसलिए जनसंचार के माध्यमों में हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के शब्दों का व्यावहारिक प्रयोग उसे मानकता से परे करता है। इन रूपों के अतिरिक्त व्यापार, वाणिज्य, विधि, खेल आदि अनेक क्षेत्रों में हिंदी के रूप पारिभाषिक के साथ साथ स्वतंत्र भी थे। इन क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट भाषा के कारण इसका प्रयोग सीमित रूप में ही किया जा सकता था। इन क्षेत्रों से संबंधित लोगों में ही इस भाषा के अर्थ को समझने की क्षमता होती है, लेकिन इन क्षेत्रों में हिंदी का मानकीकृत जो रूप है वो स्वीकार्य है। हिंदी के इन विभिन्न रूपों और अनेक अन्य रूपों में भाषा का जो स्वरूप होता है वह कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता। कार्यालयी हिंदी इससे भिन्न पूर्णतः मानक है, पारिभाषिक शब्दों को ग्रहण करके चलती है। कार्यालयी हिंदी सामान्य रूप से वह हिंदी है जिसका प्रयोग कार्यालयों के दैनिक कामकाज में व्यवहार में लिया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने यह माना है कि चाहे वह किसी भी क्षेत्र का कार्यालय हो, उसमें प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी कार्यालयी हिंदी ही कहलाती है। जैसे डॉक्टर D.K. जैन का मत है कि वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार, पत्राचार, वाणिज्य, व्यापार, प्रशासन या फिर वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, योग, संगीत, ज्योतिष, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है, उसे कार्यालयी या कामकाजी हिंदी कहा जाता है। इसी तरह से डॉक्टर उषा तिवारी का मानना है कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। हिंदी का वह स्वरूप जिसमें प्रशासन के काम में आने वाले शब्द, वाक्य अधिक प्रयोग में आते हों, वह हिंदी कार्यालयी हिंदी है। इन दोनों परिभाषाओं को देखा जाए तो परिभाषा बता रही है कि कार्यालय के कार्यक्षेत्र को जो भाषा इस्तेमाल जिस कार्यक्षेत्र में जो भाषा इस्तेमाल होती है वह कार्यालयी भाषा है, और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यालयों की जो उपस्थिति है उसमें कार्यालय की किसी भी परिभाषा को एक वृत्त में समेटना बहुत कठिन है, किंतु प्रचलन की दृष्टि से कार्यालयी हिंदी को सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में ली जाने वाली भाषा के रूप में स्वीकारा जाता है। इन सरकारी कार्यालयों में केंद्र अथवा राज्य सरकारों के अपने अथवा उनके अधीनस्थ आने वाले विभिन्न मंत्रालय तथा उनके जो संस्थान हैं, विभाग हैं, उप विभाग हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, इन सबको शामिल किया जाता है। सरकार का कोई भी कार्यालय चाहे वह उसके अधीनस्थ हो, संबद्ध हो, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है, और इन कार्यालयों में जो कामकाज में प्रयोग की जाने वाली हिंदी है उसको कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। कार्यालयी हिंदी का स्वरूप अगर देखना चाहें तो संवैधानिक रूप से कार्यालयी हिंदी के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कार्यालयी हिंदी के उद्देश्य को समझने के लिए राजभाषा हिंदी तथा उसके संवैधानिक प्रावधानों को जानना आवश्यक है। सामान्य नागरिक राजभाषा हिंदी को भ्रमवश राज्यों की हिंदी मानते आए हैं, लेकिन राजभाषा का प्रयोग अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है, जिसका तात्पर्य है राज की भाषा। राज की भाषा से अभिप्राय है राजकाज की भाषा, प्रशासन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, कार्यालय की भाषा। हिंदी भाषा पिछले 1000 वर्षों में भारत की प्रधान भाषा रही है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने सबसे पहले राजकाज के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, क्योंकि उस समय तक भारत की जनता अंग्रेजी नहीं जानती थी। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा को वर्चस्व की भाषा बनाने तथा अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति आकर्षित करने के लिए सन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को शासन की भाषा के रूप में स्थापित किया। मैकाले की उस नीति का ही परिणाम रहा कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात राजभाषा के लिए जो बैठकें हुई उनमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का नाम भी चर्चा में रखा गया। लेकिन गांधी जी किसी भी तरह से
अंग्रेजी के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने खुले तौर पर हिंदी को राजभाषा बनाने का समर्थन किया था। किंतु जो अंग्रेजी सरकार के पिट्ठू रहने वाले अनेक राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को भी रखा। सन 1947 में संविधान सभा के गठन के बाद से ही राजभाषा की चर्चा की जाने लगी। उस समय हिंदुस्तानी या अंग्रेजी में से किसी एक को राजकाज की भाषा बनाने पर बहस हुई। बाद में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द को रख दिया गया, किंतु लंबे समय तक चली जो बहसें थीं, आखिरकार 14 सितंबर 1949 को इसके फलस्वरूप हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उसी दौरान उस प्रावधान में यह भी सम्मिलित कर दिया गया कि अंग्रेजी 15 वर्षों तक हिंदी की सह राजभाषा के रूप में काम करती रहेगी। लेकिन विभिन्न संशोधनों और आपसी असहमतियों के कारण संवैधानिक रूप से हिंदी राजभाषा होते हुए भी अंग्रेजी ही शासन व्यवस्था की भाषा बनी हुई है। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इन अनुच्छेदों को अध्यायों में विभाजित किया गया। उन संवैधानिक प्रावधानों को जैसे हम देख सकते हैं, अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 संघ की जो राजभाषा माना गया, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का जो रूप है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। खंड 1 में किसी बात के लिए होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा है। परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। वहीं अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की बात करती है और राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश के द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों, अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, संघ के किसी या एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करें। इसी तरह से कई सिफारिशें आयोग औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में भारत की अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। समिति का कर्तव्य होगा कि वह आयोगों की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या किसी एक भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा।
इसी तरह से हिंदी भाषा को लेकर के कई तरह की सहमतियां हुई और हिंदी को राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार किया जा सके, ऐसा प्रस्तुति दी गई बार बार। अनुच्छेद 346 कहता है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा निश्चित की जानी चाहिए। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है और इस निमित्त मांग किया जा सकता है कि राष्ट्रपति यह समाधान करे कि किसी राज्य की जो जनसंख्या है उसका पर्याप्त भाग अगर चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोक्ति की मान्यता दी जाए। इसी तरह से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यालयी हिंदी के रूप में प्रयुक्ति के लिए हिंदी भाषा के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में आने के लिए भाषा का प्रयोग प्राधिकृत किया जा सके, इसके लिए कई तरह के आदेश और कानून पारित किए गए। बावजूद इसके अंग्रेजी भाषा का जो पाठ था, जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग था, वह कम नहीं हुआ और अभी तक जारी ही है। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए जिस तरह से संघर्ष करता है, उसी तरह भाषा को भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है और अभी तक यह संघर्ष जो है वो जारी है। जबकि अनुच्छेद 350 जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारों की जो बात करता है, इसमें भी हिंदी भाषा को लेकर के बात हुई है और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश देता है, उसके अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे कि भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में भारत की अन्य भाषाओं में रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करने की बात की गई है। संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में भी निर्देश है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, किंतु राज्यसभा का जो सभापति है या लोकसभा का अध्यक्ष है, ऐसे रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति जो हैं किसी सदस्य को हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति देने के लिए स्वतंत्र हैं और मातृभाषा में भी कई लोग सदन को संबोधित करते हैं, इसकी भी आज्ञा दी जाती रही है। राज्य की भाषाओं हिंदी या अंग्रेजी की अंग्रेजी भाषा है, इन सबको समान रूप से सम्मान प्राप्त है। कार्यालय हिंदी के उद्देश्य की बात हम करते हैं तो भारत चूँकि एक विशाल राष्ट्र है जिसकी अधिकांश जनता हिंदी भाषी है और शासन के साथ उसका सीधा संबंध स्थापित करने के लिए संपर्क भाषा के रूप में हिंदी से बेहतर कोई भाषा नहीं हो सकती, ऐसा महसूस किया जाता है। इसलिए स्वतंत्रता के पश्चात से ही शासन और समाज के बीच एक भाषा द्वारा जो है वो समन्वय स्थापित किया जा सकता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को रखना और राजभाषा के प्रावधानों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी हिंदी के प्रचार प्रसार द्वारा उसे राष्ट्रीय और वैश्विक बनाना इसका वास्तविक उद्देश्य रहा। लेकिन राजभाषा संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में अनेक उपबंध है जो अंग्रेजी को 15 वर्ष और उसके उपरांत निरंतर सह राजभाषा बनाए रखना हिंदी के लिए अहितकारी हुआ है, ऐसा भी माना जाता रहा है। भारत की अधिकांश जनता जो है वो गाँव में बसती है और ग्रामीण प्रदेशों में हिंदी को और हिंदी की बोलियों को विशेष रूप से अपनाया जाता है अभिव्यक्ति के लिए और इन क्षेत्रों का जो निवासी है वो अधिकतर अशिक्षित भी है, तो हिंदी बोल और समझ तो सकता है, उसका मौखिक प्रयोग भी कर सकता है, लेकिन रोजगार के महत्व से अवगत होते हुए भी अंग्रेजी भाषा से वो अनजान है। ऐसे में राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है उनको बनाते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि भारत के सभी भाषा भाषी लोगों को हिंदी पढ़ना लिखना सिखाना आसान भी है और उन्हें सिखा करके कार्यालय हिंदी के रूप में प्रयोग भी बढ़ाया जा सकता है।
अनेक भाषाओं का यह राष्ट्र जो है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते भी हिंदी को राजभाषा नहीं बना पा रहा है और उसे वह सम्मान नहीं दिला पा रहा है जो किसी एक राष्ट्र की प्रधान भाषा को मिलना चाहिए। तो राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के पीछे आरंभिक उद्देश्य यही था कि भारत के सभी शासकीय कार्य जो हैं वो कार्यालय हिंदी के माध्यम से हो सके। अधिकांश जनता शासन के द्वारा जो नीतिगत निर्णय है उनसे परिचित हो सके। नीतिगत निर्णयों का संबंध सीधे सीधे आम सामाजिक से होता है। ऐसे में आम सामाजिक यदि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता है तो उसका जो शासन के द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं उस लाभ को उठाने से भी वह वंचित रह सकता है। सरकार का कार्य समाज और सामाजिकों का विकास करना है। वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को विकासशील जो राष्ट्र के रूप में लाना है तो उसके लिए भी भाषा को समृद्ध करना आवश्यक हो जाता है। तो प्रधान भाषा को अपने कामकाज की भाषा में प्रयोग करना आवश्यक है शासन तंत्र को मजबूत करने के लिए, सामाजिकों से नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए अपनी भाषा में कार्य करना आवश्यक हो जाता है, जिससे सहजता स्थापित होती है। भारत में इसकी विपरीत स्थिति आज तक बनी हुई है। ऐसे राज्यों में जहां उस राज्य की कार्यालयी भाषा हिंदी है वहां भी अभी तक उच्च पदों पर अंग्रेजी जो है उसकी मानसिकता वाले लोग आधिपत्य स्थापित किए हुए हैं। ऐसे में वे अपने अधिकारों को तो जान लेते हैं और लेकिन अपने शासन से जुड़े लोगों से सीधा संवाद नहीं कर पाते। भारत के न्यायालय जो हैं वहाँ भी अंग्रेजी में कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत में विधि के क्षेत्र में हिंदी की जितनी उपेक्षा की गई है उतनी किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। अधिकांश न्यायालय जो हैं वो अंग्रेजी में ही कार्य करते हैं और इसके वजह से जो न्याय है प्रक्रिया वो आम जनता के लिए वो कठिन हो जाती है। कार्यालय हिंदी का उद्देश्य यह है कि आम सामाजिक के साथ होने वाले अन्याय को रोक सके, न्याय दिला सके, लेकिन भाषा अगर कठिन है तो यह संभव नहीं हो पाता है। कर्मचारी है जो उन्हें भी और आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की अपनी सुनिश्चित शब्दावली है। अंग्रेजी के अनेक शब्दों का अनुवाद संभव नहीं है, लेकिन उन शब्दों के स्थान पर किसी अन्य शब्द की अपेक्षाकृत अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी में लिप्यांतरित करके उसका प्रयोग किया जा सकता है और सामान्य व्यक्ति उसको समझ भी सकते हैं। इसलिए देखा जाए तो कार्यालय हिंदी का वास्तविक उद्देश्य जो है वो समाज की बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुंचाते हुए सामान्य नागरिक को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना है, शासन और प्रजा के बीच सीधा संवाद स्थापित करना और राष्ट्र के विकास में सामान्य नागरिक की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना है। कार्यालय हिंदी के द्वारा प्रशासन की व्यवस्था में सामान्य नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कराना सहज है। जब तक प्रशासन और प्रजा में प्रत्यक्ष संवाद नहीं होगा तब तक बिचौलियों की भूमिका होगी और समाज में भ्रष्टाचार होगा। भारत में जो हिंदी भाषा को राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए बार बार सहमति तो आती है, लेकिन फिर भी उसके अवरोध में भी बहुत सारे लोग हैं। तो अंग्रेजी संविधान के द्वारा भले ही किसी राज्य की राज्य भाषा स्वीकृत नहीं की गई, किंतु व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग एक बहुत बड़े सरकारी कर्मचारी वर्ग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए किया जाता रहा है और इस की वजह से जो काज में जो कार्यालय कार्य में हिंदी का प्रयोग होते हुए भी नहीं होता और लोग उस अपनी सही जानकारी का अभाव उनके लिए हो जाता है। व्यक्ति की जो जानकारी है वह हिंदी भाषा में जितनी सहज है यहाँ के लोगों के लिए, वह दूसरी भाषाओं में उतनी सहज नहीं है और जो आम सामाजिक है उनकी संवेदनाएं भावनात्मकता जो है अभिव्यक्त नहीं हो पाती उस भाषा में जिसमें वो सहज ही नहीं है। तो कार्यालय हिंदी यांत्रिक हिंदी के रूप में भी प्रयुक्त होती है और एक सुनिश्चित प्रारूप होता है जिसमें कार्यालय की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके कार्यालय हिंदी उस अंग्रेजी से सहज है आम व्यक्ति के लिए जो हिंदी भाषा बोल लेता है, समझ लेता है। तो इस दैनिक व्यवहार में जो वाणिज्यिक पत्राचार प्रशासन आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली कार्यालय हिंदी है उसके शब्द शिल्प पक्ष की सशक्तता तो है ही, अपनी शब्दावली की वजह से हिंदी के जो प्रमुख प्रकार हैं जिनको माना जाता है प्रशासनिक हिंदी,
व्यावसायिक हिंदी, साहित्यिक हिंदी और तकनीकी हिंदी। कार्यालय हिंदी का जो प्रमुख कार्य है, कार्यालय हिंदी का अर्थ है कि हिंदी जिसका प्रयोग कार्यालयों में दैनिक कामकाज में होता है। सरकार के अनुसार यह जो हिंदी के प्रयोग के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं और कार्यालय या राजभाषा हिंदी के जो प्रमुख 4 कार्य हैं, जिनमें प्रारूपण है, टिप्पण है, पल्लवन है, संक्षेपण है, तो इन सब के प्रयोग में हिंदी का इस्तेमाल करना कार्यालयी हिंदी के तहत आता है। और इन सभी जो प्रारूप तैयार करने में, टिप्पण तैयार करने में या कार्यालयी पत्र लिखने में हमें एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना होता है जो पारिभाषिक शब्दावली पर आधारित है और इनमें कहीं भी कोई त्रुटि या बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो एक तरह से जब हम भाषा की बात करते हैं तो कार्यालयी हिंदी की जो भाषा है वो औपचारिक होती है और इसकी औपचारिकता आधिकारिक तंत्र के पर आधारित होती है। पारिभाषिक शब्दावली का सुनिश्चित अर्थ में प्रयोग होता है। कार्यालयी भाषा का मुख्य उद्देश्य है कि अपनी बात सामने वाले से या जिसके लिए प्रयुक्त हो उसे आसानी से समझाई जा सके, वह आसानी से ग्राह्य हो। समस्त उपबंधों के होते हुए भी आम लोगों में यह धारणा है कि हिंदी का प्रयोग कठिन होगा, क्योंकि साहित्यिक हिंदी अपेक्षाकृत कठिन होता है और यदि इस हिंदी का प्रयोग आम पत्राचार में किया जाए तो हास्यास्पद या समझने में कठिनाई आएगी। लेकिन यह भ्रम है, लोग हिंदी को अपनाने से इसके चलते कतराते हैं और इस समस्या के निजात के लिए भारत सरकार राजभाषा विभाग के द्वारा आसान हिंदी के प्रयोग पर बल दिया जाता रहा है। आसान हिंदी का अर्थ है स्थानीय और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग सरकारी जो कार्य है उनके लिए किया जाए। इस तरह से हिंदी का प्रचलन बढ़ेगा। चूँकि हमारा देश विभिन्न भाषी समुदायों से युक्त है, अतः आसान हिंदी समझ पाना सबके लिए आसान है और क्षेत्र विशेष के प्रचलित शब्दों के प्रयोग से भाषा की धारा भी सुचारू रूप से चलती रहेगी तथा इससे हिंदी का प्रयोग भी बढ़ेगा। तो कार्यालय हिंदी एक सामान्य शब्द में जिसको कहा जाए कार्यालयों में प्रयोग होने वाली हिंदी है और हम इसके माध्यम से यही समझ सकते हैं कि जो कार्यालय के कामकाज में जिस भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं, हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वह हिंदी कार्यालय हिंदी भाषा है।